हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश गुरु। लेकिन आज का हमारा टॉपिक इंग्लिश से नहीं है। आज मैं कक्षा 6 का हमारे अतीत से अध्याय 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे इसकी वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज का हमारा टॉपिक अध्याय 1 से क्या, कब, कहाँ और कैसे मैंने लिया है क्योंकि हमें अपने अतीत के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो आज का हमारा लेसन जो शुरू होता है बच्चों, वो एक सवाल से शुरू होता है। और वो सवाल किसका है? रशीदा का। ये देखिए, आप साइड में देख सकते हैं, एक लड़की है, ये रशीदा है और ये बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। सुर्खी होती है अखबार की हेडलाइन, और हेडलाइन क्या थी? 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो इसका पता लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, ये कैसे जाना जा सकता है? तो यही हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। हमें अतीत में क्या क्या जानकारी हमें अतीत की होनी चाहिए। अतीत के बारे में बच्चों बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटक होते हैं शिकारी, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। और ये सब जानकारी हमें अतीत के बारे में पढ़कर मिल जाती है। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे। उस समय आपके जैसे टाइम है आजकल, आप लोग वीडियो गेम खेलते हो, लेकिन उस समय के बच्चे कौन से खेल खेलते थे, ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम अतीत के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उस समय के बच्चे कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे, ये सारी जानकारी हमें अतीत के बारे में पढ़कर मिल जाती है। अब हम बढ़ेंगे आगे और हम पता करेंगे सबसे पहले कि लोग कहाँ रहते थे। और इसके लिए बच्चों मानचित्र 1 दिया गया है आपके पेज नंबर 2 पर किताब के। उसमें आपने नर्मदा नदी का पता लगाना है, क्योंकि कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो जीवन का आरंभ है वो नदियों के किनारे हुआ था। और इसमें हमने नर्मदा नदी का खास तौर पर रेफरेंस दिया गया है कि बहुत पहले, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर, तट होता है किनारा, उस पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक होते हैं जो भोजन को इकट्ठा करके रखते हैं, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। संपदा होती है बच्चों विशाल, जो जंगलों से हमें चीज़ें मिलती हैं, जैसे लकड़ी हो गई, फल हो गए, फूल हो गए और भी पत्तियाँ हो गई। तो ये सारी जो हैं जंगलों से मिलने वाली विशाल वन संपदा हम कहलाती है। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी किया करते थे। आखेट मतलब शिकार। शिकार क्यों करते थे? क्योंकि उस समय उनके पास अनाज नहीं था, तो खाने के लिए उनको कुछ तो चाहिए था। इसलिए वो जंगली जानवरों को मारकर उनका शिकार करके अपने लिए भोजन का प्रबंध भी करते थे और आगे के लिए उसको संभाल कर इकट्ठा करके भी रखते थे, ताकि अगर कभी खाना उपलब्ध ना हो तो उसको खाकर वो अपना गुजारा कर सकें। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों का पता लगाओ। ये भी मैप में आपको पता करना है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। बच्चों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले लोगों ने गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाया। उन्होंने इसके साथ ही भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो,
तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का आपने पता लगाना है। ये भी आपको मैप में मिल जाएगा। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। अब ये देखिए, आपको उन्होंने कहा गारो पहाड़ियाँ, तो ये है हमारी गारो पहाड़ियाँ, ये हमारी विंध्य पहाड़ियाँ और ये हमारी नर्मदा नदी। और इसके आगे हमें वो कहेंगे कि सोन नदी, गंगा की सहायक नदी सोन का पता लगाएं, तो ये है आपकी सोन नदी। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। बच्चों, सहायक नदियाँ क्या होती हैं? सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। देखिए, गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। ये मैंने आपको मैप में अभी मेंशन करके बताया था। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध और वर्तमान में इसे हम बिहार के नाम से जानते हैं। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की थी। उपमहाद्वीप क्या होता है बच्चों? ये देखिए, इधर साइड में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। दक्षिण एशिया, जो कि आधुनिक आजकल के समय में किसको माना जाता है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, इन सारे देशों को इकट्ठा, और साथ में इसके अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार, ये सारे देश मिलकर क्या है? एक दक्षिण एशिया महाद्वीप का एक पार्ट है। जो कि दक्षिण एशिया तो एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता और बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों और पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो इसी उपमहाद्वीप के बारे में वो कह रहे हैं कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। जोखिम मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा समस्या हो, कष्ट हो, जान का खतरा हो, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। असंभव मतलब इम्पॉसिबल नहीं थी, उन्होंने संभव कर दिखाया। कभी कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान को जाया करते थे। तो क्यों जाते थे? प्राकृतिक आपदाएं, जैसे मान लो भूकंप आ गया या बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, फसल पैदा नहीं हुई, तो इसलिए उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। या फिर कभी कभी जो सेनाएं होती थी वो दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। ठीक है। इसके अतिरिक्त व्यापारी कौन होते हैं? जो व्यापार करते हैं। तो कभी काफिले में, काफिला मतलब बहुत सारे लोग जब इकट्ठे होकर एक जगह को जाते हैं काफिले में, उनको ये होता है कि रास्ते में कोई समस्या आ जाए तो इकट्ठे उसका मिलकर डटकर सामना कर सकते हैं। तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। तो आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं बच्चों? आज लोग यात्राएं, एक तो हम दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में पढ़ने के लिए जा सकते हैं, और हम पर्यटन मतलब एज ए पर्यटक, मतलब पर्यटक मीन्स जिनको दूसरी जगहों को देखने का शौक़ होता है, उसके लिए भी हम जा सकते हैं। या काम की तलाश में, जैसे हमें कहीं अच्छी नौकरी मिल गई है या कोई हमारा अच्छा बिजनेस हमने कहीं और सेट करना है, उसके लिए भी हम एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश से दूसरे देश को हम जा सकते हैं। इसलिए आज लोग यात्राएं करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियाँ
पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई 100 वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। देश के नाम, लोग देशों के नाम जो हैं वो कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। एटलस बच्चे एक ऐसी किताब होती है जिसमें अलग अलग देशों के जो मैप होते हैं, मानचित्र होते हैं, वो इकट्ठा जब एक किताब में लगाए जाते हैं उस किताब को एटलस कहा जाता है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर देश के बारे में जानकारी चाहिए तो हम एटलस में उसे ढूंढ के उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक, जो कि लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद, आपने 4 वेदों के नाम सुने होंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसके यहाँ पे वो ऋग्वेद का रेफरेंस दे रहे हैं कि इस समूह का, कौन से समूह का, जो भरत नाम का प्रयोग करते थे लोगों का एक समूह था, उसका जो हमें उल्लेख मिलता है वो संस्कृत की आरंभिक एक कृति है ऋग्वेद, उसमें मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। पांडुलिपि किसे कहते हैं बच्चों? जो पुस्तकें हाथ से लिखी गई हैं। आजकल नहीं लिखी जाती हैं, पहले अतीत में लिखी जाती थी और हम अतीत के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो अंग्रेज़ी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्तों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। तो ये जो बच्चों ये है आपका भोजपत्र। और ये जो भाषा है ये हमें तो समझ में आएगी नहीं। और ये जो हमारा पूरा ये आपको दिया गया है ये एक भोजपत्र पर लिखा गया एक पांडुलिपि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। तो प्राकृत और तमिल भाषाएं हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग किया करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख क्या होते हैं? ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। उत्कीर्ण होता है जिसको आप लिखते नहीं हैं बल्कि उकेरते हैं किसी नुकीली चीज़ से, चाहे पत्थर से या कोई जैसे चाकू से आप किसी चीज़ पे, जैसे लकड़ी पे आप स्कूल के डेस्क खराब करते हो ना बच्चों,
वो उकेरना बोलते हैं उसको। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदर्शों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। अब क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? इसका ये लाभ था कि ये जो चीज़ें थी, जैसे हमने ये देखा कि शिला पर लिखा गया है, तो ये इतने सालों बाद भी हमें इसमें नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये ख़राब नहीं हुआ है। तो इसका यही फ़ायदा था कि ये ख़राब नहीं होते थे। और ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? इसको करना बहुत कठिन काम था, क्योंकि पेंसिल से या पेन से लिखना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी चीज़ से पत्थर पर कुछ उकेरना बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। बच्चों इसको अंडरलाइन करो कि पुरातत्वविद किसे कहते हैं। तो जो व्यक्ति अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करता है उसे पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ये देखिए, ये जो घड़ा आपको दिख रहा है ये पक्की मिट्टी से बना हुआ है। और इसके देखिए यहाँ पे लिखा गया है बाएं, प्राचीन नगर से प्राप्त एक पात्र है। ये जो आपको दिख रहा है ये पात्र है, ये वाला। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं देखिए बच्चों, ये आपको ये चांदी का एक सिक्का है और इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। और आप ये देखिए कि ये जो सिक्का है ये हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से ये सिक्का किस तरह से भिन्न है। ठीक है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? इससे उन्हें ये मदद मिलती है जानने में कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष तो बहुत मुश्किल से बच पाते हैं क्योंकि वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। पेड़ पत्ते, जैसे पत्ते गिरते हैं पेड़ों से तो वो बारिश में गल सड़ जाते हैं, उसे वनस्पति कहते हैं। और यदि अन्न के दाने या लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। तो आप ये सोचिए कि क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? सोचिए, नहीं मिलते होंगे क्योंकि कपड़ा भी गल सड़ जाता है। तो पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। और अब हमने ये पढ़ना है कि इतिहासकार क्या होता है। पहले हमने पढ़ा पुरातत्वविद क्या होता है, अब हम पढ़ रहे हैं इतिहासकार। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इसके आगे का पाठ हम अगली वीडियो में, और वो भी कल ही, हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप इस चैप्टर को एक बार फिर से पढ़िए और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप अंडरलाइन करके अपनी कॉपी में बहुत ही सुंदर सुंदर भाषा में, बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपने कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार जो हैं वो डाल सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए
अब आप मुझे आगे दीजिए। अपना और अपना आसपास का साफ़ सफाई का खूब ध्यान रखिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।